Hello everyone and welcome back to the class 12th BST class Unit 2 Principles of Management. In the previous video we have learnt about the meaning, features and the significance of management, and today we are going to start the principles of management. Now there are majorly 14 principles of management which were given by Henry Fayol, and Henry Fayol is also known as the father of general management. I am repeating this again. The principles of management are 14 in number, which were given by Henry Fayol, and Henry Fayol is known as the father of general management. Now, the first principle of management is the division of work. According to this principle, the whole work is divided into small tasks and assigned to persons according to capability, qualification and experience of the person. See, इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी टोटल टास्क होता है, जितना भी टोटल वर्क होता है, उस पूरे काम को, पूरे टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में. स्मॉल वर्क में, स्मॉल टास्क में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द कंसर्न पर्सन, जो भी पर्सन है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए हम उसको वो टास्क असाइन कर देते हैं. मान लो कोई भी टास्क है तो उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, और फिर ये देखा कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए कौन पर्सन जो है वो डिज़र्विंग है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द हमने उसकी अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस हमने उसको जज किया. ठीक है. अब देखो, मेनली आपको बस इसमें नाम से ध्यान रखना है. डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स द वर्क इज डिवाइडेड, सो द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क. अब जब वही एक पर्सन क्या करा, हमारे पास कोई भी काम था, हमने उसको 4 पर्सन्स में बांट दिया. अब ए वही काम करेगा, बी सी डी, मतलब वो एक बंदा उस काम को बार बार करेगा. तो जब कोई भी एक पर्सन अपने किसी भी काम को टाइम एंड अगेन रिपीट करता है, then he will definitely become specialized in that work, he will definitely become expert in that work and the efficiency will improve. So इससे क्या होगा, जब एक ही काम को, किसी एक काम को कोई एक बंदा बार बार टाइम एंड अगेन कर रहा है, then क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इम्प्रूव होगी, द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस. सो अंडर द डिवीजन ऑफ वर्क, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, मेनली which gives the benefit of specialization because the concerned person does that job time and again, right? Second principle is authority and principle. Now what is the meaning of authority and the responsibility? Authority means power to take decisions. So the power to take decisions is known as authority. कि आप में कितनी पावर है, आपको कितनी पावर मिली हुई है कोई भी डिसीजन को लेने की, that is authority. Now what is responsibility? Responsibility means obligation to complete the job assigned on time. यानी कि responsibility means जिम्मेदारी, यानी आपकी ड्यूटी, आपकी ऑब्लिगेशन, राइट, कि आप किसी भी जॉब को एक पर्टिकुलर टाइम पर पूरा करते हैं या नहीं करते. ठीक है. तो अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये दोनों हैंड इन हैंड, मीन्स देयर मस्ट बी द बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको, मान लो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो मैनेजर है या आपका जो सुपीरियर है उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी किसी भी काम की, बट उसने आपको उस काम को करने की अथॉरिटी नहीं दी, तो आप उस काम को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट गिवन द अथॉरिटी टू डू दैट वर्क. सो देयर मस्ट बी द बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर अथॉरिटी ज़्यादा है तो उससे भी नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जितनी अथॉरिटी दे दी, तो आप कहीं ना कहीं अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रेशराइज करेंगे. ठीक है. और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा दी है और अथॉरिटी उतनी नहीं दी, तो ऑब्वियसली आप अपना टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड. थर्ड प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन. Now, Fayol believes that discipline is required at every level of management.
हेनरी फ्यूल ने कहा कि जो डिसिप्लिन है वो आपको एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए. ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप लेवल पे चाहिए या सिर्फ लोअर लेवल पे चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वी एज्यूम दैट डिसिप्लिन मस्ट बी फॉलोड बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही डिसिप्लिन को फॉलो करेगा. टॉप लेवल मैनेजमेंट भी उस डिसिप्लिन को उतना ही प्रॉपर फॉलो करेगा ताकि वो एक इंस्पिरेशन बन सके अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए. देयर शुड बी द प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट. मीन्स डिसिप्लिन मीन्स जो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो उसको दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन. आई थिंक यू ऑलमोस्ट नो अबाउट द डिसिप्लिन. नाउ डिसिप्लिन इफ इट इज़ ब्रोकन, अगर आपका डिसिप्लिन तोड़ा जाता है तो देयर मस्ट बी द जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. अगर कहीं पे भी आपके डिसिप्लिन को तोड़ा जा रहा है, आप डिसिप्लिन ब्रेक कर रहे हैं, तो उसके लिए पेनल्टीज़ के प्रोविजंस होने चाहिए. कहीं ना कहीं फाइन्स एंड पेनल्टीज़ के प्रोविजंस होने चाहिए सो दैट यू कैन फॉलो द डिसिप्लिन. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिटी ऑफ कमांड. देखिए यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या होता है कि एक एम्प्लॉय एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा. ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. एक एम्प्लॉय एक टाइम पर एक ही बॉस से, सिंगल बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा. ही विल नॉट रिसीव द ऑर्डर्स फ्रॉम द मल्टीपल बॉसेस. सो एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली. सिर्फ एक बॉस से ही ऑर्डर रिसीव करेगा. इफ़ देर आर मल्टीपल बॉसेस, अगर बहुत ज़्यादा बॉसेस होंगे तो देर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्यूज़न. अब देखो मान लो 3 बॉसेस हैं आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पर अगर सपोज 3 बॉस हैं. अब एक बॉस आपको कुछ ऑर्डर दे रहा है, सेकंड कुछ दे रहा है, थर्ड वन कुछ दे रहा है, देन यू विल बी कन्फ्यूज कि आप किसके ऑर्डर को फुलफिल करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज सेम. Employees will not be able to follow or decide as to whose orders to follow first. कि employees ये decide ही नहीं कर पाएंगे हम किसके ऑर्डर को पहले फॉलो करें. इसलिए that's why there should be one boss who will give order to his subordinates, or the subordinate should receive order from one boss only at one time. Now I have explained this through this diagram. See, here M1 is manager, S1, S2, S3 are his subordinates. Now here S1, S2 and S3 are receiving the order from only one manager from M1. S1, S2, S3 subordinates है, M1 manager है. अब ये तीनों जो है सिर्फ M1 से क्या ले रहे हैं, ऑर्डर्स रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारी राइट अप्रोच है. दिस फॉलोज द यूनिटी ऑफ कमांड. बट here there are 2 managers, M1 and M2, and 3 subordinates, S1, S2 and S3. Now M1 is giving the orders to 3 of them and M2 is also giving the order to all of them. ठीक है, तो अब S1 को इससे भी ऑर्डर रिसीव हो रहा है, इससे भी हो रहा है, S2 को भी M1 से भी हो रहा है, M2 से भी हो रहा है, S3 को भी इन दोनों से हो रहा है. तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसके ऑर्डर को फुलफिल करें. सो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच एंड दिस इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव. कि कोई भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है तो उनका हेड भी एक होना चाहिए और उनका प्लान भी एक होना चाहिए. मीन्स वन हेड, वन प्लान, वन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने. एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, स्कूटर्स एंड कार्स. ठीक है, अब क्या हुआ, 2 डिविजन्स हो गए, ये एक स्कूटर और एक कार. अब स्कूटर का हेड अपना अलग होगा और कार का हेड अपना अलग होगा. जो स्कूटर का हेड होगा उसका एक ही प्लान रहेगा और कार के हेड का भी एक ही प्लान रहेगा. ठीक है, तो यानी वन हेड, वन प्लान एंड द सेम ऑब्जेक्टिव. इनके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. सो एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन. अब जो स्कूटर वाली कंपनी के जो स्कूटर मैन्युफैक्चर जो करेंगे उनकी साइड जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनके अंडर, उनका क्या रहेगा, वो एक डायरेक्शन में काम करेंगे, कार वाले एक डायरेक्शन में काम करेंगे. ठीक है, तो वन हेड, वन प्लान एंड वन ऑब्जेक्टिव. This is all about the today's lecture, and in the next video we are going to learn about another principles. Thank you.